चलिए सर, चलिए हमारे बीच एक बच्चा बैठा है अनिल, वो ब्रांच एक्सपेंसेस को थोड़ा डिटेल में समझना चाह रहा है हर मेथड में। आइए देखें, हम ब्रांच एक्सपेंसेस की ना दो कैटेगरीज बना सकते हैं, और मजे लेने हैं तो तीन बना लेंगे। ठीक, एक हो गया पेड बाय ब्रांच, एक हो गया पेड बाय एचओ, एक हो गया आउटस्टैंडिंग। ठीक, अब अगर आप स्टॉक एंड डेटर्स में जाते हो, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में, तो ये जो पेड बाय ब्रांच है ये क्रेडिट हो जाएंगे ब्रांच कैश में और डेबिट हो जाएंगे ब्रांच एडजस्टमेंट में। ठीक है, स्टॉक एंड डेटर मेथड में इसी के अंदर अगर पेड बाय हेड ऑफिस की बात करते हो, हेड ऑफिस वालों की, तो वो डेबिट हो जाएंगे ब्रांच एडजस्टमेंट में और क्रेडिट होंगे हेड ऑफिस कैश में। वो हम बनाते नहीं तो इसलिए उसकी चर्चा नहीं कर रहा। जो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है वो डेबिट हो जाएंगे ब्रांच एडजस्टमेंट। क्योंकि वो पे ही नहीं हुए तो इसलिए दूसरा इफेक्ट उसका आएगा नहीं, वो लायबिलिटी में चले जाएगा। तो स्टॉक एंड डेटर में ब्रांच एक्सपेंसेस का क्लैरिटी हो गया बिल्कुल। अब आ जाओ, हाँ बोलिए। तो पे तो ब्रांच नहीं किए ना, हम पेमेंट की बात करें। पेड बाय ब्रांच है, रिम्बर्स तो होंगे ही हेड ऑफिस के पास। आप फीस दोगे किसी को भी जाके, पापा से तो लोगे ही लोगे। तो ब्रांच तो किसकी है? हेड ऑफिस की है। उससे क्या फर्क पड़ता है रिम्बर्स हुए कि नहीं। अगर पेमेंट किया ब्रांच ने तो उसका ये ट्रीटमेंट होगा। मैं तो पेमेंट की बात कर रहा हूँ। रिम्बर्स की एंट्री अलग हो जाएगी। अगर रिम्बर्स हुए वो क्या हो जाएगी? ब्रांच कैश टू एचओ कैश, वो एक अलग एंट्री हो जाएगी। अब अगर आप बात करो ब्रांच डेटर सिस्टम की, डेटर सिस्टम की, तो उसमें तो सब चीजें वर्किंग नोट में बनती है। हम तो सिर्फ ब्रांच अकाउंट बनाते हैं, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट बता रहा हूं। ब्रांच डेटर अकाउंट या ब्रांच अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के हिसाब से। इस वाले केस का तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि ब्रांच पर्सनल अकाउंट के अंदर जो ट्रांजैक्शंस हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच होती है वो रिकॉर्ड होती है। पेड बाय हेड ऑफिस है तो डेबिट हो जाएगा ब्रांच अकाउंट के अंदर। अगर आउटस्टैंडिंग है तो क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस आता है डेबिट साइड पे, ध्यान रखना। क्लोजिंग बैलेंस से सीधा ऑपोजिट साइड आता है। क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस लिख भी देता हूं, दैट इज ऑन डेबिट साइड ऑफ ब्रांच। ये क्लियर हो गया। अब रहा तीसरा, ब्रांच ट्रेडिंग एंड P&L। उसका तो वही ट्रीटमेंट है, चाहे तीनों में से कुछ भी हो, वो बस डेबिट ब्रांच P&L में आ जाएंगे, डेबिट ब्रांच P&L में आ जाएंगे, डेबिट ब्रांच P&L में आ जाएंगे। चाहे वो कैसे भी खर्चे हो, P&L में खर्चा दिखाना होता है, भले पेड हो भले आउटस्टैंडिंग हो। काले चोर ने पे किया तो भी खर्चा डेबिट भी आता है। तो आपको आनंद आ गया होगा। पूरी इसकी तो थीसिस करा दी मैंने आपको, लिख लो, अच्छा रहेगा। ब्रांच एक्सपेंसेस का तो बैंड बजा दिया है, एक एक बात जो है समझा दी। अब बेटा प्रीपेड बच्चा पूछ सकता है कि भाई प्रीपेड हो तो क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग का उल्टा है। जो ट्रीटमेंट आउटस्टैंडिंग का बताया है वो प्रीपेड का उल्टा हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, प्रीपेड माइनस हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में आता है, प्रीपेड एसेट में आ जाएगा। अब उसको आउटस्टैंडिंग ही समझ लो, माइनस वाला अपने आप बात बन गई। आप उसको आउटस्टैंडिंग ही समझ लो, माइनस वाला। मतलब लॉस को आप प्रॉफिट ही बोल दो, माइनस वाला कहते हैं ना। प्रॉफिट क्या? -20,000, वो लॉस हो गया। तो लॉस 20,000 की जगह प्रॉफिट -20,000 बोल दो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव है, बोलो 4,000 आउटस्टैंडिंग है। अगर प्रीपेड है तो बोलो भाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस -4,000 है। जैसे करते हो वैसे करो, वो प्रीपेड बन जाएगा अपने आप। एक बात कह रहा हूं समझने के लिए, तो इसलिए प्रीपेड तो डिस्टर्ब करता ही नहीं है, रिवर्स ट्रीटमेंट मार देगा। फिर भी बोल देता हूं बच्चों की तसल्ली के लिए
स्टॉक एंड डेटर में मैंने बोला था डेबिट होगा ब्रांच एडजस्टमेंट में, यहां बोल देंगे क्रेडिट होगा ब्रांच एडजस्टमेंट में। तो या तो क्रेडिट कर दो या उसको माइनस कर दो, किसमें से, एक्सपेंसेस में से, एक ही बात है। ब्रांच डेटर एंड सिस्टम में वो क्रेडिट बैलेंस आया था, प्रीपेड का क्या आ जाएगा, डेबिट बैलेंस, यानी किस साइड अपीयर करेगा, क्रेडिट साइड। और ब्रांच ट्रेडिंग P&L में तो बता ही दिया आपको, या तो P&L में क्रेडिट कर दो या डेबिट साइड पे एक्सपेंस में से प्रीपेड को माइनस कर दो। बात क्या है, सेम। अब एक नया पॉइंट करते हैं, लोकल परचेज। लोकल परचेज का मतलब होता है आसपास से खरीदा। इसमें एक क्वेश्चन मिलेगा आपको मेरी बुक में, क्वेश्चन नंबर 7। इस तरह का पॉइंट आ जाए तो आधे बच्चे तो कुर्सियों के नीचे छुप जाते हैं कि भैया ये तो एक नई चीज आ गई है, जबकि इसमें कुछ नहीं है, खुले दिमाग की जरूरत है। आप ध्यान से सुने, बाद में आराम से लिखिएगा। ये सब मैंने समझाया हुआ है, मैं इसकी चर्चा ही नहीं करता हूं, पहले एक एग्जांपल से समझाता हूं, आपको बात क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। पहली बात, इसका लॉजिक ये होता है लोकल परचेज का कि भाई काम ना रुके। कई बार आप ब्रांच मैंने खोली है, सपोज बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, मेरी ब्रांच है वो कंप्यूटर बेचती है और हम स्पेशलिस्ट भी हैं कंप्यूटर के। एक बड़ा ऑर्डर मिला है, वो कह रहा भाई साहब कंप्यूटर के साथ 6 स्कैनर भेज देना। अब मैं तो हेड ऑफिस हूं, मैं स्कैनर में काम नहीं करना चाहता, ब्रांच का मंगाया था, ये तो स्कैनर भी मांग रहा है। मैं कहा भाई कहीं से भी लेके दे दे, 25% प्रॉफिट जोड़ दी। अब मेरे बस की नहीं है, आप लोकली लेके दे दो, जहां सस्ता मिले, 2-3 फोन नंबर बता दिए, बड़े वहां ट्राई कर लेना और 25% जोड़ के उसकी इनवॉइसिंग कर। अब आ गई होगी आपको बात समझ। अच्छा, इसमें कोई छुपी हुई बात तो है नहीं, लोकल परचेज ब्रांच मैनेजर करेगा, कोई छुपी हुई बात तो है नहीं, उसको कॉस्ट तो पता ही है। क्योंकि मैं एक बुक में आंसर देख रहा था, उसने क्या किया, लोकल परचेज को भी इनवॉइस प्राइस में कन्वर्ट किया। यूजलेस बात है भाई, किस लिए कन्वर्ट करोगे इनवॉइस प्राइस में? कोई रीजनिंग तो, इनवॉइस प्राइस का लॉजिक लोगों को पता नहीं है, वो आपको पता है। वो क्या था, ब्रांच मैनेजर से कॉस्ट को छुपाना। अब भाई साहब जो चीज वो ही खरीद के ला रहा है, उससे कह रहे हो ओए इसको इनवॉइस पे कर दे, तो सर आप खाम का काम बढ़ा रहे हो। तो पहली बात आपको यह समझनी चाहिए कि इसको इनवॉइस पे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ब्रांच खुद खरीद रहा है, किससे छुपा रहे हो आप? वो तो फिर अपने आप से छुपाने वाली बात होगी, अपनी बुक्स में चेंज कर रहे हो, जबकि सारा राज उसको पता है। तो पहले तो आप ये समझो, इसका हमें कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करना चाहिए। अब मैंने एक डेटा से समझाता हूं तो आपको क्लियर होगा कि इसकी एडजस्टमेंट कैसे होती है। देखो एग्जाम्पल दिया है मैंने, ये क्वेश्चन नंबर 7 का ही है पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 तो आप पूरा खुद कर लेंगे, उसका ये पार्ट है, बाकी तो सारा रूटीन का क्वेश्चन है। तो इस पे आप ध्यान दें। देखिए कहता ब्रांच इज ऑथोराइज्ड टू परचेज गुड्स लोकली एंड सेल द सेम। ड्यूरिंग द ईयर ब्रांच हैड परचेज गुड्स locally for 50,000. Of these 3,000 were in hand at the end of the year with branch. यानी 15,000 का माल खरीदा, उसमें से सोल्ड कर दिया 12,000 और स्टॉक क्लोजिंग वाला हो गया 3,000। हाँ के ना? और कहता है जो प्रॉफिट है वो 25% ऑन सेलिंग प्राइस है। तो इक्वेशन बना लेते छोटी सी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। 25% ऑफ सेलिंग प्राइस है 100, 25 प्रॉफिट हो गया, कॉस्ट 75 हो गई। तो प्रॉफिट 75 का 25 है यानी 1/3 है, तो इसका प्रॉफिट 1/3 हो जाएगा, कितना, 4,000। तो ये सेल कितने का हुआ होगा, 16,000 का। हाँ के ना? चीज को समझा आपने? और 3,000 हमारा क्लोजिंग स्टॉक बच गया। अब इसका उपयोग कहां कहां आएगा, आइए उसको देखें। सबसे पहले आप 12,000 का सामान खरीदो, स्टॉक बढ़ रहा है, कैश कम हो रहा है, तो एंट्री होगी ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच कैश। इधर देखिए, ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच कैश, अगर उधार पे खरीदा है तो टू ब्रांच क्रेडिटर्स कर देगा। ये हमने 16 का बेचा था, तो 16,000 की एंट्री हो जाएगी सेल की, क्या, ब्रांच कैश ऑब्लिक डेटर्स टू ब्रांच स्टॉक। पर मेरी बात सुने, इस 16,000 को आप अलग से नहीं दिखाओगे। कारण क्या है, जो क्वेश्चन में सेल्स दी होगी ब्रांच की, उसके अंदर तो 16,000 ऑलरेडी जुड़े हुए होंगे ना, तो अलग से इनको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो क्वेश्चन क्या बोलेगा, ब्रांच सेल्स 5 लाख,
उस 5 लाख में 16 जुड़े होंगे, अलग से मत कराना, अलग से तब करना जब बोले एक्सक्लूडिंग लोकल परचेज, अदरवाइज ये आपके सेल में जुड़े हुए होंगे, तो अलग से नहीं करना। ऑल्दो मैंने एंट्री आपको सिखा दी। अब बाकी की बातें मैं आपको अकाउंट से दिखाता हूं, क्लियर हो रहा है बिल्कुल। बाकी की बातें अकाउंट से दिखाता हूं, आपको मजा आएगा। आपका जाना पहचाना ब्रांच स्टॉक आ गया। तो देखिए पहले हमने खरीदा तो ब्रांच स्टॉक डेबिट हो गया 15,000, समझे? बड़ी अच्छी स्लाइड है, बड़ी अच्छी स्लाइड है। एक एक चीज क्लियर करेंगे, स्टेप बड़े अच्छे लिखे हुए पढ़वाऊंगा। पहली तो एंट्री वही होगी जो अभी दिखाई थी, ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच कैश ऑब्लिक ब्रांच क्रेडिटर्स। फिर 16,000 की एंट्री होगी सेल की, वो मैंने कहा अलग से मत करना, वो ऑलरेडी इन सेल्स के अंदर क्या होगी, इंक्लूडेड होगी, पर दर्शन के लिए मैंने आपको दिखा दिया। अब ध्यान से सुनिए, लोकल परचेज डेबिट साइड पे आई है कॉस्ट पे, दिमाग लगाओ, क्रेडिट साइड पे आई है सेल वैल्यू पे, तो इसमें 4,000 का नॉर्मल गेन होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ आया भाई। डेबिट में एक चीज आई कितने की, पहले तो हम बात करेंगे सेल वाले पार्ट की। ये जो 15,000 है, इसमें से जो माल बिका है वो 12,000 का, वो डेबिट साइड पे कितने का आया हुआ है? 12,000 का। और क्रेडिट साइड पे कितना आया हुआ है? 16,000 का। तो इसका नॉर्मल गेन दिखाना आपने 4,000। बच्चा 4,000 का नॉर्मल गेन दिखाना भूल जाएगा, और उससे क्या होगा उसको पता भी नहीं चलेगा गलती क्या हुई। जो बैलेंसिंग में स्टॉक निकालेगा ना क्रेडिट साइड में, वो 4,000 कम आ जाएगा, सारा आंसर गलत, उसे पता भी नहीं चलेगा। तो जब भी आपकी लोकल परचेज हो तो बच्चों डेबिट साइड पे उसको कॉस्ट पे दिखाओ, क्रेडिट साइड पे ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस पे होगी। तो जितना माल बिका है उसका जो प्रॉफिट है वो आपने नॉर्मल गेन में अलग से याद से दिखाना। समझ आ गई बात? 4,000 का ई गेन। अब 3,000 का स्टॉक बच गया, ये आपने किस पे दिखाया? कॉस्ट पे। तो जब आप अनलोडिंग करोगे बाद में, तो इसकी अनलोडिंग नहीं करनी है, इसकी अनलोडिंग करनी है, इसकी अनलोडिंग करनी है, इसकी नहीं करनी है अनलोडिंग, क्योंकि ये ऑलरेडी कॉस्ट पे है। पर बच्चा जल्दी में होता है। गलतियां देखो, गलती आप कब नहीं करोगे जब आपको पता होगा भाई गलती यहां पर हो सकती है। बच्चा जल्दी में होता है, तीनों स्टॉक जोड़ता है, फट से अनलोडिंग करता है। सावधान, लोकल वाला नहीं लेना, लोकल वाला तो ऑलरेडी क्या है, कॉस्ट पर। तो आइए एक बार रिवाइज करते हैं, क्वेश्चन ही याद हो जाना चाहिए। 15,000 का माल खरीदा लोकली, 12 का बेचा, 16 पे 3 का बचा हुआ है। 15 को स्टॉक में डेबिट किया, 16 को स्टॉक में क्रेडिट किया। अलग से नहीं दिखाना, वो सेल में जुड़ा होगा, पर इस 16 का नॉर्मल गेन जरूर दिखाना। किस साइड? डेबिट साइड। नहीं, अगर मान लो बैलेंसिंग फिगर स्टॉक आ रही हो, ये कह रहा भाई बैलेंसिंग फिगर में नॉर्मल गेन इधर आ जाएगा। अब वो तब आएगा ना जब स्टॉक वगैरह दे रखा हो, ऐसे थोड़ी याद रहेगा आपको। आप अपना नॉर्मल गेन दिखा दो, अगर फिर भी इधर आना होगा तो वो नॉर्मल गेन अदर वाला आ जाएगा। आप क्यों छेड़छाड़ करते हो? अपना नियम बनाओ ना दोस्त। और जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको कॉस्ट पे दिखा दो, क्रेडिट साइड पे, उसकी अनलोडिंग मत करना। मुझे वहम है, आपको पूरा करके दिखा दिया, फिर भी मेरे को वहम है, मैं इसलिए आपको ये पढ़वा भी रहा हूं। देखो ऑन परचेज की एंट्री बता दी, 16 की मैंने बोला अलग से नहीं करनी, वो उसके अंदर इंक्लूडेड होगा जो नॉर्मल सेल है। फिर मैंने नीचे लिख दिया स्टॉक इन हैंड ऑफ द अबव एट द एंड इज शोन एट कॉस्ट इन द क्लोजिंग बैलेंस। नॉर्मल गेन ऑन लोकल परचेज इज शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ स्टॉक। तो इन बातों को डील करो तो आपका लोकल परचेज ऑटोमेटिकली सेटल हो जाता है बिना किसी प्रॉब्लम के। माइंड में छाप लीजिए इसे। हमने माल कितने का खरीदा है? ओ यार ये गलती से 12 लिख दिया मैं, वहां तो 15 ही दिखाया मैंने। इसको ठीक कर लेना, क्लास टेस्ट है, देखिए बच्चा फर्स्ट आया, वहां गलती से 12 लिख दिया, वहां 15 ही लिखा हुआ अकाउंट में।
देखिए क्लास टेस्ट लिए थे, एक ही बच्चा फर्स्ट आया है, बाकी सब भजन कीर्तन कर रहे हैं, बीच बीच में सो जाते हैं और जाग के कहते जय माता की, जो छोड़ रहा ठीक। देखिए यहाँ पर 15 ही दिखाया हुआ है, 15 ही बोल रहा था, लिखते वक्त गलती से 12 लिखा। हाँ जी क्लियर हो गया, चलो अच्छा है, इस बहाने रीडिस्कस हो गया। ये तो क्लियर है ना, और ये क्लियर है, और ये इधर देखिए, कभी कभी वो आपसे कहेगा कि ब्रांच स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस बनाओ, इनवॉइस का चक्कर ही नहीं है। उस केस में ध्यान दीजिए, उस केस में जब आप ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाओगे तो सेल्स और सेल्स रिटर्न सेलिंग प्राइस पे होगी, बाकी सब चीजें कॉस्ट पे होगी, और उसमें नॉर्मल लॉस नॉर्मल गेन भी नहीं आएगा। बेसिकली अगर वो कहते हैं ना ब्रांच स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस बनाओ, तो ये एक्चुअली ब्रांच ट्रेडिंग पीरियड वाला जो ऊपर का ब्रांच ट्रेडिंग है ना, ये वही है। फिर क्या होगा, इसी में से आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। और जब आप ब्रांच एडजस्टमेंट बनाएंगे तो अपर पार्ट नहीं बनाएंगे, केवल लोअर पार्ट बनाएंगे। वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अपर पार्ट ऑफ ब्रांच एडजस्टमेंट। तो यानी अगर आपने ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना लिया एट कॉस्ट, तो सर वो ट्रेडिंग अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? ट्रेडिंग। वो जो ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट सिखाया था ना ट्रेडिंग पीरियड में, तो वही वाला अकाउंट, यानी अनलोडिंग माइनस होगी उसी के अंदर, वही अकाउंट। हाँ, उसी में ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। और फिर जब ब्रांच एडजस्टमेंट में लोअर पार्ट बनाना है, अपर बनाना नहीं, वहां बाय ग्रॉस प्रॉफिट लेके जैसे वो बनता है वैसे ही बनाएंगे। इसके दर्शन आपको 2 क्वेश्चन में होंगे, 10 और 41। ये वही चीज है। अब जो हम बात करेंगे ना, वो एक ऐसे कॉन्सेप्ट करेंगे जो बेसिकली बच्चों में कंफ्यूजन क्रिएट केवल वर्ड यानी टर्मिनोलॉजी की वजह से। इसको आप यूं समझो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये होलसेल ब्रांच का पॉइंट है। अब जैसे मैं बोल रहा हूं होलसेल ब्रांच, इसका आपको क्या मतलब लग रहा है? देखो हम देखते हैं, कोई बच्चा जवाब देना चाहे। होलसेल ब्रांच का क्या मतलब हुआ? आप बताइए अर्पित, आपको क्या लगता है होलसेल ब्रांच? नाम पढ़ने से आपके दिमाग में क्या फीलिंग आ रही है? ब्रांच क्या है? जो बल्क में बेचती है। ये इसका मतलब नहीं है। इसलिए क्या होता है, बच्चे इसको करते हैं तो दिमाग में तो यही चल रहा होता है कि ये बल्क में बेचती है, उनको समझ में नहीं आता है कौन सा। ये बल्क में नहीं, एक्चुअली इसका सही नाम पता क्या होना चाहिए? ब्रांच ऑफ एन होलसेल हेड ऑफिस, यानी हेड ऑफिस होलसेल बेचता है। लेकिन अब बुक्स में ये लिखा हुआ है, आप बस में बच्ची बात करते हैं होलसेल ब्रांच कर ली, अब वो होलसेल ब्रांच से लगता है कि ब्रांच बल्क में बेचती है। नहीं नहीं नहीं, समझो जरा। देखो ये हेड ऑफिस है, इसमें गेम क्या है? हेड ऑफिस जो है ब्रांच को बेचता है, और ब्रांच रिटेल ब्रांच होती है, और ये होलसेल हेड ऑफिस होता है, और फिर ये कस्टमर को बेचती है। ये कस्टमर हो गया, उसकी टांग थोड़ी टूटी हुई है, कोई बात नहीं, जैसे ठीक है। ये कस्टमर हो गया, हाथ कट गया, हाथ डाला, ये जो है कस्टमर को बेचता है। तो इसमें क्या है, जैसे 100 का माल हेड ऑफिस ने इसको 120 का बेचा, और इसने आगे 130 का बेचा। अब जरा इसको अगर 2 मिनट आप ध्यान लगा के मेरी बातों को सुन लोगे ना, तो आधा डाउट्स तो वैसे ही खत्म हो जाते। अब ध्यान से सुनो, जो ब्रांच के पास माल आएगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट में, वो तो 120 के हिसाब से आएगा, और बिकेगा 130 लिख दिया, इसको 150 कर देते इजीएस के लिए, 150 के हिसाब से। तो 30 रुपए का प्रॉफिट उसका नॉर्मल गेन नहीं आएगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट में, क्योंकि नॉर्मल गेन कब नहीं आता? जब सारा इनवॉइस प्राइस पे मेंटेन है। अब आ तो क्या रहा है? इनवॉइस पे। बिग किस पे रहा है? अबव पे। तो जो डिफरेंस है वो नॉर्मल गेन हो जाएगा। तो नॉर्मल गेन पता क्या होगा? 30/120 ऑफ से 150 ऑफ सेल्स। दिमाग लगाओ, 30/150 ऑफ सेल्स। रीजन, 120 का माल 150 में बेच रहा है, 30 रुपए प्रॉफिट हो गया, और सेल किस वैल्यू पे? 150 पे। तो 30/150 करोगे सेल का, तो आपका नॉर्मल गेन आ जाएगा। आइए आपको थीम समझ में, होलसेल ब्रांच है। अब ये जो इक्वेशंस होती है ना, हमें बेसिकली कौन सी इक्वेशन बनानी होती है? एक मेन इक्वेशन हमें बनानी होती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ये जो इक्वेशन बनाते हैं ना, कभी कभी, हर क्वेश्चन में नहीं, जैसे इसमें तो मैंने बड़ा सीधा तरीका बताया। वो क्या बताया? हेड ऑफिस 20% महंगा बेचता है किसको?
ब्रांच को, और ब्रांच 25% महंगा बेचता है किसको? कस्टमर। 120 का 25% निकाल लो ना, 30 हो जाएगा। ये तो ऐसा भी, ये तो सिंपल हो गया। कभी कभी इसको ना लंबे तरीके से इक्वेशन, या तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, सेलिंग प्राइस की जगह इनवॉइस प्राइस ले लो, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 100 जमा 20 इक्वल टू 120। कभी कभी वो ये बात ना लंबे तरीके से कह देते। इसी चर्चा को जो मैंने ये भी लिखा ना आपका, 100 का 120, 120 का 150, अब ये बात वो कैसे कह देगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में, आप ध्यान से सुनो। वो इसको ऐसे बोल देगा कि जो हेड ऑफिस है वो रिटेल प्राइस फिक्स करता है कॉस्ट प्लस 50%। तो आपकी पहली क्वेश्चन बन गई, पहली क्वेश्चन बन गई 100 प्लस 50 इक्वल टू 150। 150 सेलिंग प्राइस हो गया, वो कस्टमर वाला जो मैंने पिछले चार्ट में दिखा था वही है। और फिर ये बोल देगा कि जो हेड ऑफिस है वो जो ब्रांच को माल भेजता है वो 20% डिस्काउंट ऑफ रिटेल प्राइस भेजता है। तो उसमें आप इनवॉइस प्राइस कैसे निकालोगे? इनवॉइस प्राइस आप कहोगे, रिटेल प्राइस को लिस्ट प्राइस भी कहते हैं। तो रिटेल प्राइस 150 है, इसका 20% डिस्काउंट माइनस कर दीजिए, तो वो क्या आ गया? 120। अब ये 120 है और ये 100 है। अब आपकी वो इक्वेशन बन गई 100 जमा 20 इक्वल टू 120। और फिर 120 वाला माल ये कितने का बेचता है? 150 रिटेल प्राइस। यानी वो सीधा कहने की जगह टेढ़ा कहता है। तो बेसिकली आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए दोस्तों, एक कॉस्ट, एक इनवॉइस प्राइस, एक लिस्ट प्राइस। क्योंकि इनवॉइस प्राइस और लिस्ट प्राइस के डिफरेंस की मदद से आप निकालोगे नॉर्मल गेन, दिमाग लगाओ। और कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस के डिफरेंस से करोगे अनलोडिंग। नहीं समझ आया? अनलोडिंग तो इसके हिसाब से चलेगी ना, 1/6। और ब्रांच जो है वो 120 का माल 30 रुपए जोड़कर 150 का बेचता है, उसको कहोगे इनवॉइस प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस। तो जो उसका नॉर्मल गेन है वो इधर से निकलेगा, वो कितना हो रहा है यहां पर? 1/5। मैं एक बार फिर बोलता हूं, शब्दों पे ध्यान दें। आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए, कॉस्ट, इनवॉइस प्राइस, लिस्ट प्राइस। कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस के डिफरेंस से आप अनलोडिंग करोगे, समझ आया? और लिस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस के डिफरेंस से आप क्या करोगे? नॉर्मल गेन। उसके बाद कोई मिसिंग फिगर हो सकती। तो देखिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, सारी बातें मैंने बता दी हैं, पढ़ के सुनाता हूं। दिस एक्चुअली मीन्स दैट ब्रांच डज रिटेल बिजनेस एंड हेड ऑफिस सेंड्स गुड्स टू ब्रांच एट होलसेल प्राइस। क्लियर? हियर द इक्वेशन कॉस्ट प्लस इनवॉइस प्राइस मे बी फाउंड इन अ डिफरेंट मैनर। मे बी मैंने इसलिए बोल दिया कि भाई नॉर्मल भी बोला था, जैसे पहले बोला था मैंने। वो डिफरेंट मैनर क्या हो सकता है? हेड ऑफिस फिक्सेस लिस्ट प्राइस एट अ प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन कॉस्ट। इट कंसाइंस या इट सेंड्स गुड्स टू ब्रांच एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन लिस्ट प्राइस। तो वो इक्वेशन थोड़ा लंबे तरीके से आनी चाहिए, आ जाती है। आपको पता तीन चीजें होनी चाहिए, क्या क्या? कॉस्ट, इनवॉइस और लिस्ट। फिर आप कुछ भी कर सकते हो। और एक क्वेश्चन भी दिखा देते हैं। लिस्ट प्राइस इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 100% टू कॉस्ट। तो ये हो गया, तो ये क्या आप आंसर में देखिए, लिखेंगे साइड पे, कॉस्ट प्लस नोशनल प्रॉफिट कह देते हैं, पाई का मतलब प्रॉफिट, इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस। हो गया 100 जमा 100 इक्वल टू 200। हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए, एक तो निकाल ली कॉस्ट 100, एक इनवॉइस प्राइस अभी निकाला नहीं है, लिस्ट प्राइस निकाल ली 200। अगर तीन चीजें पता होंगी तो हम बड़े मजे से कुछ भी कर सकते। फिर कहता है गुड्स आर सेंट टू ब्रांच एट लिस्ट प्राइस लेस 10%। तो अब लिस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? इनवॉइस प्राइस क्या हो जाएगा? लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट क्या हो जाएगा? 200 माइनस 20 इक्वल टू 180। तो ये हो गया 180। तो अब बेटा अनलोडिंग किससे हिसाब से निकालोगे? 80 बटा 180, हाँ के ना? और नॉर्मल गेन कैसे निकालोगे? 20 बटा 200। सही से बताना, ईमानदारी से। जो ब्रांच के पास माल आया वो 180 के भाव आया, कॉस्ट उसकी 100 है, प्रॉफिट 80 हो गया, 80 बटा 180 अनलोडिंग हो गई।
दो ही चीजें निकालनी होती है। नॉर्मल गेन 20 रुपए होगा, क्यों? 180 का माल वो 200 पे बेचता है, तो 20/200 नॉर्मल गेन के लिए यूज करोगे। आगे पूरी बात समझ में? इतना सा होलसेल पे इस पे क्वेश्चन कराते हैं, इसके ऊपर रेफरेंस क्वेश्चन है 18 और 18। अब इसमें क्या होता है, ये बातें आपको समझ में आ गई ना। अब मैंने इसके ऊपर एक स्लाइड बनाई है, थोड़ा डायलॉग वजह से सुनिए। अब इसमें मैं बताना चाह रहा हूं, कई बार एग्जामिनर क्या कॉम्प्लिकेशन डालता है, जो बच्चे ध्यान नहीं देते उनकी गलती हो जाती है। सुनो, इन लिस्ट प्राइस क्वेश्चंस normally it is given that branch receives goods at invoice price, वो एग्जांपल ले लेते हैं 180, and sells at list price 200. This means the discount, that is the difference between list price and invoice price 20, is the profit earned, that is normal gain by branch. The profit is shown as normal gain in branch stock account. तो 2 नॉर्मल गेन 20/200 सेल्स का लिख दीजिए। एज ए रिजल्ट वी ऑब्टेन ब्रांच क्लोजिंग स्टॉक एज बैलेंसिंग फिगर। आप नॉर्मल गेन लिख देंगे तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी? ब्रांच स्टॉक। एंड इफ स्टॉक इज गिवन देन बैलेंसिंग फिगर विल बी एबनॉर्मल लॉस। अगर स्टॉक दिया होगा तो बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगी? एबनॉर्मल लॉस। बच्चे क्या गलती करते हैं? नॉर्मल गेन लिखना भूल जाते हैं, तो वो बैलेंस क्या होता है? ऑटोमेटिकली या तो क्लोजिंग स्टॉक में एडजस्ट हो जाता है या लॉस में कहीं और एडजस्ट हो जाता है। तो सदा बेटा अगर आप याद रखोगे तो आपकी गलती नहीं होगी, भूल ना जाओ। इसलिए मैंने डायलॉग भी हिंदी का लिख दिया। जब भी लिस्ट प्राइस होगा 99.99% चांस है कि नॉर्मल गेन निकालकर क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर होगा। 99.9% चांस। और अगर आपने गलती कर दी, नॉर्मल गेन लिखना भूल गए, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक उसी अमाउंट से क्या हो जाएगा? कम। फिर सारा आंसर गलत। तो इसलिए मैंने 3 डायलॉग बनाए, एक क्वेश्चन अभी करके दिखाऊंगा, आपको आनंद आ जाएगा। क्रिस्टल क्लियर है या थोड़ा क्लियर है? पूरा अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मैंने एक एक बात जो है आप देख रहे हैं एग्जाम्पल दे दे के समझाई है। अब आप तसल्ली से कॉपी कर नहीं, उसमें अभी तक आया नहीं था ना पॉइंट, ये लिस्ट प्राइस वाला वर्ड का यूज नहीं था। अब उस बात का हम स्पेसिफिक यूज कर रहे हैं। पहले हम बैलेंसिंग नॉर्मल गेन निकाल लेते थे ये सोच के कि महंगा बेचा होगा, लेकिन अब हमने एक सिस्टम की बात कर रहे हैं जहां ब्रांच बेचता ही क्या है? महंगा। एक चीज को हम स्पेसिफिकली डील कर रहे हैं। पिछले क्वेश्चनों में भी ये हो सकता था, पर अब ये साफ नजर आएगा वर्ड के साथ। आइए क्वेश्चन 8 करते हैं। एक आपको बिना फॉर्मेट बनाए भी करके दिखाता हूं। ये हो गया ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ये हो गया ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ये हो गया ब्रांच डेटर्स अकाउंट, और ये हो गया ब्रांच कैश। ठीक है, चल। कहता महेश कुमार खन्ना ऑफ शालीमार बाग दिल्ली इनवॉइसेस गुड्स टू नोएडा ब्रांच एट 20% लेस देन दी लिस्ट प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस 100%। तो ये आ गया। आइए देखें, आप बिना मेहनत के भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने एक्सपर्ट कर दिया, मुझे उम्मीद है। कॉस्ट 100,
लिस्ट प्राइस 200, इनवॉइस प्राइस 160। भाई लिस्ट प्राइस क्या है, मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, 100 प्लस 100 200, 20% डिस्काउंट 160। अब सुनिए, with the instruction that cash sales will be made at invoice price and credit sales at list price। इसका मतलब नॉर्मल गेन आपने केवल क्रेडिट सेल्स का निकालना है, क्योंकि कैश सेल्स तो आपकी ऑलरेडी किस पे हो रही है, लिस्ट प्राइस पे हो रही है, इनवॉइस प्राइस पे हो रही है, उस पर तो गेन है ही नहीं। अभी सारे अकाउंट्स कह रहा बनाइए, आइए देखिए, इधर देखिए, टू ओपनिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस 18,000, टू ओपनिंग डेटर्स 10,000, पर्सनल कंप्यूटर एट ब्रांच, ये अलग से एसेट अकाउंट हो गया। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, जब भी ये वर्ड देखो ना रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, थोड़ा सा करंट लगना चाहिए, क्योंकि हमें रिसीव्ड वाली फिगर नहीं सेंट वाली दिखानी है। तो कहीं देख लो ट्रांजिट है, देखो नीचे लिखा हुआ ट्रांजिट, यहां बच्चे गलती कर जाते, नीचे ट्रांजिट कितना है 10,000 दिखा आपको, और रिसीव्ड कितने हैं 180 नीचे दिखा। तो यहां पर गुड्स सेंट टू ब्रांच में आ जाएगा 190। एक बार फिर बोलता हूं, ध्यान दें, जब भी रिसीव्ड वर्ड लिखा हो ना करंट लगना चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा ब्रांच स्टॉक में हम क्या दिखाते हैं, सेंट। तो 180 उसको मिल गया, और नीचे लिख रहा है गुड्स इन ट्रांजिट क्या है 10,000, तो फिर सेंट कितना होगा 190। ये कॉमन एरर है जो बच्चे करते हैं। और यहां आ गया, इधर देखिए, बाय बैलेंस ट्रांजिट वाला 10,000, समझ आ गया। एक बच्चा आया मेरे पास, बोला सर आप कहते हो कि सेंट वाला लिखो, आप कहते हो कि सेंट वाला लिखो, देखो इस बुक में 1,80,000 लिखा हुआ है, रिसीव्ड वाला, सेंट वाला नहीं लिखा है। मैंने कहा बेटा फिर उसने क्या किया होगा, क्रेडिट साइड पे स्टॉक भी नहीं दिखाया होगा। देख के बोला हाँ सर दिखाया नहीं। मैंने कहा उसने वैसे कर दिया, अच्छा यही है जो मैं कर रहा हूं, वहां सेंट दिखाओ और क्रेडिट में स्टॉक कट जाएगा ना 10-10, दोनों जगह हटा दिए। तो ऐसा होता है, ऑल्टरनेटिव्स लोग फॉलो कर लेते हैं। कैश सेल्स 82,000, इधर देखिए, बाय ब्रांच कैश 82,000 यहां आ जाएगा, टू ब्रांच स्टॉक 82,000, क्रेडिट सेल्स 1,20,000, तो देखो ब्रांच डेटर्स 1,20,000, बच्चे ध्यान लगाएं थोड़ा सा, ब्रांच स्टॉक 1,20,000। इधर देखिए मैं अभी गेम खेल रहा हूं, टू नॉर्मल गेन साथ साथ दिखा रहा हूं, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। 1,20,000 क्रेडिट सेल्स किस पे होगी, लिस्ट प्राइस पे, और ब्रांच लिस्ट पे क्या कमाता है 40, कितने पे 200 पे, तो वो क्या हो जाएगा 40/200, देखना कितना आता है 24,000। तो नॉर्मल गेन आपका 24,000 आ गया। वैसे थोड़ी सी हमने जल्दीबाजी करी है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा सवाल है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, सारे पॉइंट है। हल किसी कटिंग आ जाएगी, पता क्यों, अगर कोई रिटर्न हुई, रिपीट, रिटर्न हुई तो नॉर्मल गेन कम हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में छूटते ही बात आ गई थी, रिटर्न हुई, लिख तो दिया मैंने, रिटर्न हुई, वो नीचे मैंने चेक भी किया रिटर्न है, तो अभी मैं नॉर्मल गेन नहीं निकालता, लिख के छोड़ देता हूं ताकि मुझे याद रहे। तो रिटर्न नेट फिगर पे निकालोगे ना नॉर्मल गेन, बड़ा अच्छा सवाल है। तो थोड़ा सा रिवर्स साइड पे नहीं दिखाते, बाकी ऐसे ही करते, दिखा दोगे तो गलत तो नहीं होगा। अब कैश गुड्स इन ट्रांजिट हमने कर लिया, कैश सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस कितना है 32,000, यहां आ जाएगा, टू एचओ कैश 32,000, एक्चुअल एक्सपेंसेस एट ब्रांच 30,000, बाय ब्रांच एक्सपेंस 30,000, ब्रांच एडजस्टमेंट में भी आ जाएगा, तो ब्रांच एक्सपेंस ब्रांच ने किए 30,000,
बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 16,000 बाय बैड डेट 16,000 ले लेते हैं, बैड डेट तो है ही ना। टू बैड डेट, अच्छा ये स्टॉक है, बैड डेट 400 है भाई, बैड डेट 400 है, 400 यहां आ गए। स्टॉक एट एंड इनवॉइस प्राइस 16,000, तो ये स्टॉक आ गए यहां पर 16,000, ये हैंड वाला होगा। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स डायरेक्ट टू हेड ऑफिस एट लिस्ट प्राइस ऑफ 1500। अब सुनो, आपको याद होना चाहिए, देखिए अब सेल्स रिटर्न 1500 की है, पर जो परचेज रिटर्न है वो 20% कम 1200 की होगी। दिमाग लगाइए क्यों? क्योंकि ब्रांच के पास हेड ऑफिस गुड्स आए थे इनवॉइस प्राइस पे 160 के हिसाब से, और उसने बेचे 200 के हिसाब से। अब जो डेटर्स ने माल लौटाया है उसका लिस्ट प्राइस 1500 है, तो सेल्स रिटर्न तो 1500 हो गई, क्योंकि लौटाया किसको है? हेड ऑफिस को। तो इसकी जो इनवॉइस प्राइस है वो 20% कम होगी ना। 1500 को 20% क्या होता है? 300, 1200। तो अब आप ये करोगे, तो इधर लिखोगे बाय ब्रांच स्टॉक 1500, यहां लिखोगे टू ब्रांच डेटर्स 1500, और यहां लिखोगे बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच 1200। अच्छा पॉइंट, इसकी चर्चा मैंने शुरू में ही कर दी थी आपके साथ, उसके दर्शन भी आपने कर लिए। क्योंकि जो परचेज रिटर्न है वो 1200 की, याद होगा मैंने बताया था आपको, कंबाइंड एंट्री नहीं करनी चाहिए, मजा नहीं आता, अलग अलग सही है। अब आगे डेटर्स एट एंड 8100 बाय बैलेंस 8100, कंप्यूटर को 20% डेप्रिशिएट करिए टू डेप्रिसिएशन। कंप्यूटर था 50,000 का, 20% 10,000। बस अब हमने इसमें नॉर्मल गेन निकालने हम। देखिए नॉर्मल गेन किस पे होगा, देखिए 1,20,000 माइनस 1500, 1,18,500, इसका 40/200, 23,700। अब बैलेंसिंग फिगर अगर आ रही होगी तो एबनॉर्मल लॉस आ जाएगी। देखिए आ रही है बैलेंसिंग फिगर, आ रही होगी तो एबनॉर्मल लॉस आ जाएगी। देखिए आ रही है, कैलकुलेटर दीजिए मुझे या आप निकालिए। 18,000 प्लस 1,90 प्लस 1500 प्लस 23,700 माइनस 82,000 माइनस 1,20,000 माइनस 1,200 माइनस 10,000 माइनस 16,000, 4,000 का एबनॉर्मल लॉस आ रहा है। यहां कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आ जाएगी, देखिए इधर बाय ब्रांच कैश 1,20,000, ये ब्रांच कैश में डेबिट हो जाएगा। अब ये देखिए जो भी कलेक्शन आप हेड ऑफिस को दे दीजिए, 2,02,000 और बाय बैलेंस आ जाएगा 2,000। जो कलेक्शन आप किसको दे दीजिए? हेड ऑफिस को। 2,000 बैलेंस है। एक्चुअली 32 रुपए आए थे ना हेड ऑफिस से, 32,000 रुपए, और खर्चा कितने का हुआ था? 30, तो 2,000 का बैलेंस बच गया, और जो कलेक्शन है वो हेड ऑफिस को दे दी 2,02,000। अब लोडिंग करेंगे, इधर देखिए बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व कितनी अनलोडिंग है, जरा देखिए 60
बटा 160, कैलकुलेटर दे दो, मैं करता हूं 60 डिवाइडेड बाय 160 इंटू पहला है 18,000, 6,750, फिर बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच 1,90,000 की 71,250, फिर सेल रिटर्न है उसकी नहीं होगी, नॉर्मल गेन आपको पता है पूरा आ जाता है 23,700, पहली दो सेल्स हैं उनकी नहीं होगी, फिर रिटर्न की होगी गुड्स सेंट टू ब्रांच, रिटर्न जो है 1200 की 450, फिर एबनॉर्मल लॉस की होगी 4,000 की 1,500, इसकी कॉस्ट कहां आ जाएगी नीचे, तो एबनॉर्मल लॉस 2,500 कॉस्ट नीचे आ गई, फिर क्लोजिंग स्टॉक की होगी 26,000 की 9,750, तो टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व 9,750, अब यहां आपका जीपी आ जाएगा। 90,000 का जीपी आ रहा है, जीपी नीचे चला गया 90,000 माइनस 2,500 माइनस 30,000 माइनस 400 माइनस 10,000, 47,100 का नेट प्रॉफिट आ रहा है। सारा कैश इमीडिएटली कर सकते हैं, बैलेंस ना छोड़े। एक्चुअली उसने ये बोला 32 भेजे 30 खर्च हुए, तो मैंने 2 कर दिया, बाकी अगर सारा भी वापस कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो सेम ही होता है, तो कोई ये इतना चिंता का विषय नहीं है। मुझे ये ठीक लगा कि भाई 32 आए थे, 20-30 खर्च दिए, 2 रख लिए, बाकी जो कलेक्शन है वो दे दिए, बाकी उससे फर्क नहीं पड़ता आंसर। आप इसमें देखिए क्या क्या बातें हुई हैं, होलसेल प्राइस सिखा दिया आपको, होलसेल लिस्ट प्राइस वाला चक्कर सिखा दिया, ट्रांजिट वाला चक्कर सिखा दिया, वो रिसीव्ड वाला, आप तो जल्दी में रिसीव्ड ही लिख देते, नीचे दिखा जोड़ के करवाया, मतलब गलती हो सकती है बच्चों से, एक वो करा दिया। फिर इसमें वो कि सिर्फ क्रेडिट सेल्स पे नॉर्मल गेन निकलेगा, क्यों? क्योंकि कैश सेल्स किस पे, इनवॉइस प्राइस पे, उससे बैलेंसिंग फिगर क्या निकली, एबनॉर्मल लॉस। ठीक, तो कई सारे पॉइंट अगर आप देखें इसमें हमने कवर कर लिया। इसमें नॉर्मल गेन ध्यान देना, हमने नेट सेल्स पे निकाला है, आपको याद होगा पहले मैंने लिख लिया था 120, तो मैंने देखा भाई सेल्स रिटर्न है, तो मैंने कहा भाई नेट सेल्स हमारी कितनी है 1,18,500, तो नॉर्मल गेन नेट सेल्स पे निकलेगा। आइए बेटा आप देखिए, टॉपिक तो हमारा खत्म हो गया अगर देखा जाए, अब एक दो जनरल पॉइंट्स हैं जो हमने स्टडी करने। जनरल पॉइंट्स है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई ब्रांच के हैं, ये आपको फाइनल अकाउंट में भी आ सकते हैं, पार्टनरशिप में भी आ सकते हैं। जैसे एक होता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, तो इसको मैं क्वेश्चन नंबर 13, 42, 48 3 क्वेश्चन है, सिमिलर है मेरी बुक के, उसमें ये पॉइंट डिस्कस्ड है, एक ही पॉइंट है ये, कई बार एग्जाम में आया हुआ, उसको समझा रहा हूं, आप बिना बुक खोले समझ लेंगे। समझ लीजिए क्या है, इसमें आप ब्रांच डेटर्स अकाउंट बना लेंगे, जैसे बनाते हैं उसमें 3 फिगर है क्रेडिट साइड पे काम की, एक ब्रांच कैश 85,635 और एक डिस्काउंट 13,365 और एक बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस होता है ना 11,000 क्लोजिंग बैलेंस। अब क्वेश्चन कहता है कि कुछ लोग अर्ली पेमेंट्स कर देते हैं, एंड इफ एनीबडी मेक्स एन अर्ली पेमेंट वी गिव देम 15% डिस्काउंट। इफ एनीबडी इज मेकिंग अर्ली पेमेंट वी गिव देम 15% डिस्काउंट, एंड वो कह देता है, नीचे लाइन लिख देता है, ऑल्सो क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्लोजिंग
बैलेंस ऑफ डेटर्स। तो पहली बात तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, बड़ा सिंपल है, उसमें तो कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। आप अमाउंट निकाल लीजिए, ब्रांच एडजस्टमेंट में P&L में लिख देना टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, बस टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। इसी तरह ब्रांच अकाउंट मेथड अगर आप कर रहे हैं तो उसमें क्लोजिंग बैलेंस आएंगे ना, टू बैलेंस क्रेडिट वाले, डेबिट साइड पे टू बैलेंस, उसमें लिख देना प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, बस ट्रीटमेंट क्लियर हो गया। मुद्दा क्या है, अमाउंट निकालिए। अब अगर कोई बोलेगा कि 15% डिस्काउंट देते हैं अर्ली पेमेंट में, तो आप तो भोले वाले बच्चे हैं, आप 11,000 का 15% प्रोविजन क्रिएट कर दोगे, कॉमन सेंस है। पर वो गलत हो जाता है, क्योंकि जब आप 11,000 का 15% प्रोविजन क्रिएट करते हैं ना, तो एक्चुअली आप ये मान रहे होते हैं कि सभी लोग अर्ली पेमेंट करते हैं। आप क्या मान रहे होते हैं, सभी लोग अर्ली पेमेंट करते हैं, पर ऐसा है तो नहीं। तो हम इसमें यह मानते हैं कि जो ट्रेंड पिछले साल रहा होगा वही ट्रेंड इस साल होगा। तो हम कहते हैं पिछले साल ओवरऑल कैश जो हमारे पास कितना आया था, 85,635, और उन पर कईयों ने अर्ली पेमेंट की होगी, कईयों ने नहीं की होगी, और हमने जिन्होंने की होगी उनको डिस्काउंट दिया 13,365। तो यानी कुल मिला के 99,000 की जो कलेक्शन हुई उस पर हमने 15% डिस्काउंट नहीं दिया, क्योंकि 99,000 जो कलेक्शन हुई है उस पर सब लोगों ने अर्ली पेमेंट नहीं किया होगा ना, कुछ ने किया होगा, और उनका जो डिस्काउंट है वो 13,365 है। आप भले कैलकुलेट करके देख लो, 99,000 का 15,000 नहीं है, 13,365, चेक करो, 14,850 आएगा, वो कम आ रहा है। क्यों कम आ रहा है, क्योंकि सब लोग तो अर्ली पेमेंट नहीं करते। तो आप यही मानोगे कि यही ट्रेंड आगे भी रिपीट होगा, रिपीट। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर 99,000 के डेटर्स हैं तो ऑन एन एवरेज हम 15% डिस्काउंट नहीं देते, हम कितना देते हैं, 13,365। तो 1 रुपए के डेटर्स पे कितना देंगे, 13,365 डिवाइडेड बाय 99,000, और हमारे क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स कितने, 11,000, उस पर कितना देंगे, 14,885। तो 1485, तो 1485 आप ब्रांच एडजस्टमेंट में डेबिट करते हैं। लेकिन बच्चा जल्दी में क्या करेगा, 11,000 का 15%, वो हो जाएगा 1,650, जो गलत हो जाएगा। बस इसमें इतना सा पॉइंट है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। पॉइंट ये है कि 15% हम डिस्काउंट देते हैं अर्ली पेमेंट्स के लिए, उतने का प्रोविजन भी क्रिएट करना है। अब बच्चा जल्दी में क्या करेगा, जो भी 11,000 क्लोजिंग बैलेंस है डेटर्स, उसका 15% 1,650 का प्रोविजन क्रिएट कर देगा। पर ऐसा है थोड़ी, सब लोग थोड़ी जल्दी पेमेंट करते हैं। तो पिछले साल का हम रिकॉर्ड देखते हैं, डेटर्स अकाउंट तो हम देखते हैं भाई 85,635 की पेमेंट्स आई थी और 13,365 का डिस्काउंट दिया था, यानी 99,000 की पेमेंट्स पर, कलेक्शंस पर हमने 13,365 का डिस्काउंट दिया था, जो 15% से कम है, क्योंकि सबने कैश पेमेंट अर्ली नहीं किया। वही ट्रेंड हम इस साल रिपीट मान लेंगे और उसके हिसाब से हम प्रोपोर्शनेट डिस्काउंट निकालेंगे, 15% वाला नहीं। यानी 15% तो उल्लू बनाने के लिए दिया। समझ आ गया आप लोग? अगर थोड़ा सा और डिटेल में समझना चाहे ना तो मैं समझाता हूँ। देखो आपके हल्का हल्का मैं देखो चेहरे पे डाउट है, समझ तो आ गया? तो आप थोड़ा ज्यादा बारीकी में समझेंगे तो क्लियर होगा। देखो टोटल पेमेंट्स कितने की आई, 99,000। तो इनके दो पार्ट कर देता हूं, अर्ली पेमेंट, नॉट अर्ली पेमेंट। ठीक, अभी समझ में आया? अब आप कहोगे हाँ मजा आ गया, क्योंकि आपको मजा ही लंबे रास्ते से घर जाने पे आता है। मधुबन चौक जाना हो पीतमपुरा से तो आपको बहुत मजा आता है कि धोला गांव से सीधा मुद्रिका पकड़ूंगा और सुभाष प्लेस से बस चेंज करके मधुबन चौक का, तो उसी में आपको आनंद आता है। अभी आएगा, देखना आप, सच देखना आनंद आएगा। आपने डिस्काउंट कितना दिया था अभी क्वेश्चन में? 13,365 डिस्काउंट दिया था, जो कि 15% होता है। इसको 15% से डिवाइड कर दीजिए। 89,100 वाले अर्ली पेमेंट वाले लोग हैं। कितने लोग हैं? और इसका मतलब बाकी 9,900 अर्ली पेमेंट वाले नहीं है। यानी इसका मतलब 89,100 अपॉन 99,000 इंटू 100, 90% लोग अर्ली पेमेंट करते हैं। हाँ के ना? इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रेंड है वो ये है कि भाई 90% लोग अर्ली पेमेंट करते हैं, बाकी नहीं करते। अब आपको मजा आएगा। भाई टोटल डेटर्स कितने के हैं? 11,000।
इसमें से 90% लोग अर्ली पेमेंट करेंगे और उन्हीं का हमने 15% प्रोविजन क्रिएट करना है। वो कितना आएगा 14, तो वो भी 1485 था। ये अब सच से बताएं ईमानदारी से, इसमें ज्यादा मजा आया ना? बच्चों को आता है इसमें मजा, अब समझ में आया ये चक्कर क्या है। एक्चुअली वो अगर आप दिमाग लगाओगे वो दिमाग लगाने वाला है, ये थोड़ा डिटेल में जाके किया, वो मैंने अपने आप उसमें एडजस्ट हो गया ना। वो थोड़ा सोच के देखो, उसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, उसके अंदर एडजस्ट हो गया, आ गया अपना आंसर। इसमें थोड़ा आप डिटेल में चले गए तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया, चीजें समझ में आ गई। तो लंबे रास्ते वाला ही बढ़िया लगता है गेम। अब तो पूरा क्लियर हो गया होगा। तो बाकी क्वेश्चन नॉर्मल है, उसमें एक लिस्ट पॉइंट का गेन है, वो तो नॉर्मल गेन वाला लिस्ट प्राइस वाला पॉइंट है, वो तो बताया हुआ मैंने आपको, नीचे दिया हुआ नॉर्मल गेन वाला गेन, याद है ना? अभी कराया था 8th में, वही वाला पॉइंट है। बाकी आप इसमें कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं। तो पहले आप ये लिखेंगे या ये वाला? पहले ये। हाँ जी, अब एक जनरल पॉइंट है, छोटी क्लासों से सीखते आ रहे हो, मैनेजर कमीशन। कभी कभी कहता है भाई क्वेश्चन में कि ब्रांच मैनेजर को कमीशन देनी है, तो ये तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस का ट्रीटमेंट आपको पता ही है, तो ब्रांच एडजस्टमेंट में डेबिट हो जाएगा। अब वो परसेंटेज वाला आपको रटा हुआ होगा। अगर कमीशन बोला है 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो 10/110 कर दोगे प्रॉफिट का। और अगर बिफोर बोला है तो 10/100। पुराना आपका अपना, जाना पहचाना, ये रटा ही होता है आपने। भाई जो आप प्रॉफिट निकालोगे पहले वो बिफोर कमीशन होगा, तो बिफोर कमीशन वाला प्रॉफिट निकाल लो, यानी कमीशन तो निकाला ही नहीं अभी आपने, बाकी सारे खर्चे माइनस कर दो, प्रॉफिट बिफोर कमीशन आ जाएगा। अब अगर कमीशन बोलता है 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर कमीशन, तो जो प्रॉफिट आया उसका 10% निकाल लो। अगर कहता है 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो जो प्रॉफिट अभी आपने निकाला है वो तो बिफोर कमीशन वाला है, तो उसका 10/110 कर दोगे, तो आपका आफ्टर वाले का आएगा। उसमें जितना पेड है ठीक है, बाकी आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। मान लो आपके हिसाब से कमीशन आया 10,000 और क्वेश्चन कह रहा है 8,000 पेड है, तो इसका मतलब 2,000 क्या हो गया आउटस्टैंडिंग। P&L में आप पूरा ही दिखाएंगे 10, 8 + 2, 8 कौन सा अनिल पेड और 2 कौन सा आउटस्टैंडिंग। अब बुक में ना इसके ऊपर एक क्वेश्चन है नंबर 14, वैसे तो बताने का इसमें पॉइंट नहीं था, इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट डाला हुआ जिसकी वजह से मैं बता रहा हूं। इसमें इसने ये बोला है, ध्यान से सुनिए, कि मैनेजर को हम 10% कमीशन देंगे और अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ ना तो उसका 25% उसकी कमीशन में से काट लेंगे। यानी एक प्रकार से मैनेजर के ऊपर पेनल्टी डाल दी, अबे एबनॉर्मल लॉस किया, चल 25% तेरे कमीशन से कटेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन मैंने किसी बुक से लिया है, ध्यान नहीं, या टेस्ट का क्वेश्चन है, लिया हुआ है मेरा कहीं से। मेरे हिसाब से जब हमने बोला कि तेरी कमीशन में से 25% काटेंगे, तो जो एबनॉर्मल लॉस होगा ना उसकी इनवॉइस प्राइस का 25% उसकी कमीशन में से कटना चाहिए, क्योंकि मैनेजर को कॉस्ट तो पता ही नहीं होगी, उसको तो पता ही नहीं, अगर कॉस्ट में से घटाएंगे तो उसे कॉस्ट बतानी पड़ेगी। एक्चुअली लोग प्रैक्टिकली इस बात को जानते ही नहीं कि हम ब्रांच में इनवॉइस प्राइस पे गुड्स क्यों बेचते हैं। आप पूछिएगा अपने फ्रेंड सर्कल्स में, दोस्तों से, लोग सोचते हुए भेजते हैं, कोई उल्टा सीधा रीजन बता देंगे। मेन एक ही रीजन मैंने बताया था, उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद की। ब्रांच मैनेजर को स्ट्रेस ना हो कि यार हेड ऑफिस बड़ा प्रॉफिट कमा रहा है, हेड ऑफिस बड़ा प्रॉफिट कमा रहा है, तो उससे हम कॉस्ट छुपा लें। तो मेरे हिसाब से तो आपको इनवॉइस प्राइस का 25% एबनॉर्मल लॉस जो भी होगा वो उसकी कमीशन में से काटना चाहिए। पर ये जो क्वेश्चन मैंने जहां से उठाया था उसने इनवॉइस प्राइस का नहीं काटा है, कॉस्ट प्राइस का काटा है। किसका काटा है? तो मैं आपको उसी तरीके से करके दिखा रहा हूं, वो तो एक टेक्निकल सी बात होगी, समझा दी आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ से। तो आप एग्जाम में इनवॉइस का भी घटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसने क्लियर नहीं किया, उसने सिर्फ बोला कि एबनॉर्मल लॉस होगा तो उसका 25% मैनेजर की कमीशन में से काटना। तो आप नॉर्मल ब्रांच एडजस्टमेंट बनाइए, सब कुछ दिखा दीजिए उसमें, नॉर्मल लॉस जैसे करते हैं
सिर्फ टू मैनेजर रेम्युनरेशन छोड़ दीजिए। इधर देखिए, ये आपका ब्रांच एडजस्टमेंट बन गया, सब कुछ दिखाओ, बस मैनेजरियल रेम्युनरेशन के लिए रुक जाओ, मैनेजरियल रेम्युनरेशन के लिए रुक जाओ। यहां पर क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट, यहां पर क्या होगा, सारे खर्चे, उन जब सबको माइनस कर दिया तो आपका नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 20,120। ये बात समझ में आई आप? यानी आपने यहां की इनकम ले ली और यहां के एक्सपेंस ले लिए, ए माइनस बी क्या हो, तो आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। तो प्रॉफिट कितना आ गया बेटा, 20,120, और मैनेजर की रेम्युनरेशन बोलिए 10%। तो 20,120 का 10% क्या होगा, 2012। क्लियर, 2012 उसकी कमीशन बन गई। फिर आप ऊपर देखेंगे, अब नॉर्मल लॉस दिया होगा, किसमें, ब्रांच एडजस्टमेंट में, अपर पार्ट में अनलोडिंग, लोअर पार्ट में कॉस्ट। तो लोअर पार्ट में से जब आप कॉस्ट निकालेंगे तो वो 480 मिल जाएगी। आपको क्या मिल जाएगी, 480, और 480 का 25% क्या होता है, 120। उसके 120 कमीशन में से कट जाएंगे, टोटल कमीशन उसको देनी है 1892। कितनी देनी है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कमीशन पेड 1200, क्या लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, यहां बाहर लिखेंगे 1892, अंदर लिख देंगे पेड 1200, आउटस्टैंडिंग 692, बाहर 1892। पॉइंट पूरा समझ में आ गया होगा, कुछ है ही नहीं। फिर सुनिए एक बार तसल्ली के लिए, सब क्वेश्चन पूरा एज इट इज करिए, बस लास्ट में टू मैनेजरियल रेम्युनरेशन नहीं निकालिए, क्योंकि वो निकाल ली, वो मत लिखिए। उसने जो 1200 पे की है वो एक्चुअल थोड़ी है, वो तो आउटस्टैंडिंग भी हो सकती है। फिर आप इनकम साइड जोड़िए, एक्सपेंस साइड के सारे खर्चे घटा दीजिए, आपका प्रॉफिट बिफोर कमीशन आ जाएगा, उसका 10% निकाल लीजिए, 2012 आ गया। वो वैसे हमें कमीशन देनी है, लेकिन इसमें बोला है लॉस होगा तो 25% उसका कटेगा। लॉस की कॉस्ट क्या है, 480, 480 का 25%, 120 कमीशन काट लो, तो 1892 कमीशन देनी है। क्वेश्चन कह रहा 1200 पेड है, तो 692 क्या होगी, आउटस्टैंडिंग। इनर कॉलम में पेड और आउटस्टैंडिंग जोड़कर आउटर कॉलम में 1892 लिख दीजिएगा। नोट देखिए किसी में भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बताया 25% आप कॉस्ट का भी ले सकते हैं, इनवॉइस का भी। मेरे हिसाब से इनवॉइस बेटर होता है, पर आपको जो ठीक लगे वो कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नोट जरूर दे देना कि मैंने इसका 25% दिया, नोट मस्ट है। इसी के साथ हमारा जो है पूरा का पूरा डिपेंडेंट ब्रांच हो गया है। ये आपका होमवर्क है जो स्टॉक एंड डेटर, ब्रांच ट्रेडिंग P&L, ब्रांच एडजस्टमेंट के ऊपर बेस्ड है। ब्रांच ट्रेडिंग P&L और ब्रांच अकाउंट मेथड, सारे क्वेश्चन तीनों मेथड से कर सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 41 क्वेश्चन में हल्की सी एरर है, उसको ठीक कर लेना। सब सॉल्व है, फुली ढंग से करिएगा।